सबसे पहले एक बात एकदम क्लियर कर दूं। अगर कोई भी एसएससी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ये आज की गहन चर्चा सुनना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि इस चर्चा में हम जो 25 सवाल डिकोड करने वाले हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। हाँ, मतलब अगर ये चर्चा नहीं सुनी तो समझ लीजिए सीधे सीधे कम से कम 5 नंबर के प्रश्न कट जाएंगे। इसलिए इसे पूरा सुनना एकदम मस्ट है। सही कहा। और ये जो हमारी आज की स्रोत सामग्री है ये करंट अफेयर्स 2026 और स्टैटिक जीके पर आधारित है, जो आने वाले रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम। और आज हमारा मिशन बहुत क्लियर है। बिना किसी लंबी चौड़ी थ्योरी या लंबे स्पष्टीकरण के हम स्रोत सामग्री को स्लाइड दर स्लाइड डिकोड करेंगे। हाँ, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका समय बचे और उन्हें सीधे वो तथ्य मिले जो परीक्षा में आते हैं। तो चलिए अब पहली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में है। इसमें 4 मुख्य बिंदु है। पहला, उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, है ना, जिसे इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल सही। और बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी। यहाँ ना एक बहुत बढ़िया ट्रिक है याद रखने की। ज्ञान का बोध हुआ बोध गया में और उपदेश का सार दिया सारनाथ में। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, तो अगर इसके 2 मुख्य एमसीक्यू देखें जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ। और दूसरा एमसीक्यू, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर है बोध गया। ये दोनों तथ्य एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड सिंधु घाटी सभ्यता पर है। सबसे पहला पॉइंट, हड़प्पा साइट की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और इसमें कालीबंगा का जिक्र है जो राजस्थान में है, जहां से वो काले रंग की चूड़ियां और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। हाँ, और लोथल जो गुजरात में है वो उनका प्रमुख पत्तन यानी पोर्ट सिटी था। यहाँ की नगन नियोजन प्रणाली बेहतरीन थी, मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक काम आ सकती है। लोथल को लोकल से जोड़ लीजिए, लोकल पोर्ट। अच्छा, लोकल पोर्ट, हाँ ये सही है ना? हाँ। तो MCQ 1, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? उत्तर लोथल। और MCQ 2, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर है कालीबंगा। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये 16 महाजनपदों के बारे में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय। हाँ, उस समय 16 महाजनपदों का विभाजन हुआ था। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बिल्कुल। इसकी भी एक मजेदार ट्रिक है। मथुरा और शूरसेन मतलब शूरवीर, मथुरा के शूरवीर, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पहला MCQ, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उत्तर मथुरा। और दूसरा, बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? उत्तर है मगध। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। मुगल साम्राज्य और अकबर। हाँ, इसमें सबसे पहला पॉइंट है भू राजस्व प्रणाली दहसाला के बारे में, जिसे जब्ती भी कहते हैं। ये राजा टोडरमल द्वारा तैयार की गई थी। और 1575 में धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना की स्थापना हुई थी। सही कहा। और अकबर के 9 रत्नों में बीरबल और मानसिंह शामिल थे। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल और बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था। यहाँ दहसाला और टोडरमल को याद रखने के लिए ना द और ट के ध्वनि संयोजन पर ध्यान दे सकते हैं। द से दहसाला, ट से टोडरमल। तो MCQ 1, अकबर की दहसाला प्रणाली किसने तैयार की थी? उत्तर टोडरमल। और MCQ 2, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर है फतेहपुर सीकरी। ये सब परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। 1857 का विद्रोह। जी, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। झांसी और कानपुर की कमान क्रमशः लक्ष्मीबाई और नाना साहेब के पास थी। और नवाबों के शहर लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था।
उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बिल्कुल। गवर्नर जनरल का नाम याद करने की एक फनी सी ट्रिक है। 1857 की कैन मतलब कैनिंग, जो विद्रोह हैंडल कर सके वो कैन कर सकता है। ये बढ़िया है। तो इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर, कैनिंग। और दूसरा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है बेगम हजरत महल। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महापुरुषों पर है। एक ही स्लाइड में 4 प्रमुख नेताओं के योगदान को समेटा गया है। ये बहुत कमाल का है। हाँ, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य कहा जाता था, उन्होंने केसरी और मराठा अखबार निकाले। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज से संबंध स्थापित किया था। बिल्कुल। और गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो MCQ 1 देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। ये जानकारी सीधे विकल्प से ली गई है, स्रोत के। और MCQ 2, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। उत्तर प्रदेश, एक नजर। राजकीय प्रतीक। हाँ, यूपी का राजकीय पक्षी सारस यानी क्रेन है। राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे टेसू भी कहते हैं। और राजकीय वृक्ष अशोक है। और 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। वैसे एक निष्पक्ष बात बता दूं, स्लाइड में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का टेक्स्ट भी दिख रहा है, जो पिछली स्लाइड का हिस्सा लगता है। हाँ, वो शायद प्रिंटिंग या एडिटिंग की वजह से आ गया है। हम बस जो मुख्य तथ्य हैं उन पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। पलाश और टेसू के नामों के बीच काफी कंफ्यूजन होता है उम्मीदवारों को, तो याद रखें दोनों एक ही हैं। MCQ 1, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर पलाश। और MCQ 2, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 24 जनवरी। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी की नदियां। जी। गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। हाँ। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और लखनऊ, लखीमपुर खीरी और जौनपुर गोमती नदी के तट पर हैं। हाँ, और आगरा तथा मथुरा यमुना नदी के तट पर है। गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, इसे याद रखने की एक बढ़िया ट्रिक है। बिजनौर से गंगा की बिगनिंग होती है। बिगनिंग और बिजनौर। ये बहुत आसानी से याद रहेगा। तो MCQ 1, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? उत्तर बिजनौर। और MCQ 2, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है सरयू। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। उत्तर प्रदेश और कृषि। यूपी गेहूं, गन्ना, आलू और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। एक सेकंड, ये 9 जलवायु क्षेत्रों का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि पूरे राज्य में मिट्टी, तापमान और बारिश की विविधता के आधार पर 9 अलग-अलग हिस्से हैं जो खेती की विविधता को दर्शाते हैं। अच्छा, समझ गया। हाँ, और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो MCQ 1, उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है? विकल्प के अनुसार उत्तर है चावल। और MCQ 2, काला नमक चावल किस जिले से संबंधित है? उत्तर है सिद्धार्थनगर। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी के उद्योग और ODOP। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाँ, अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए मशहूर है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए। कानपुर चर्म उद्योग यानी लेदर के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और फिरोजाबाद को कांच की चूड़ियां या सुहाग नगरी कहा जाता है। और कन्नौज को इत्र यानी सेंट सिटी के लिए जाना जाता है। ODOP की इस मैचिंग को तो मैं कहूंगा एकदम रट लेना चाहिए। सीधे सवाल आते हैं। MCQ 1, सुहाग नगरी किस शहर को कहा जाता है? उत्तर फिरोजाबाद। और MCQ 2, पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर है मुरादाबाद। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज। जी। यूरेनियम केवल ललितपुर जिले में मिलता है। अच्छा। हाँ,
हीरा बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में और चूना पत्थर सोनभद्र व मिर्जापुर में मिलता है। इसकी भी एक ट्रिक है। यूरेनियम का U और ललितपुर का L मिलाकर याद करें UL। तो MCQ1 उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर ललितपुर। और MCQ2 सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर है सोनभद्र। ये तथ्य भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी परिवहन और संचार। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। चौधरी चरण सिंह, जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, वो लखनऊ में है। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। बिल्कुल। और उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR का मुख्यालय प्रयागराज में है। यहाँ उम्मीदवारों को दोनों हवाई अड्डों के नामों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अमौसी लखनऊ है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी है। तो MCQ1 लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर वाराणसी। और MCQ2 यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों के बीच है? उत्तर है ग्रेटर नोएडा और आगरा। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। कला और संस्कृति। हाँ, कथक यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसमें सिर पर 108 दीपक रखकर नाचते हैं। सिर पर 108 दीपक वाले दृश्य की कल्पना करके चरकुला नृत्य को आसानी से याद रखा जा सकता है। बिल्कुल सही। और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कुंभ मेला प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होता है। तो इसके MCQs देखते हैं। पहला, चरकुला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर ब्रज। और दूसरा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर है कथक। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी की जनजातियां। जी, थारू यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अरे बाप रे, दीपावली को शोक! ये तो बहुत ही असामान्य और हैरान करने वाला तथ्य है, पर इससे ये आसानी से याद भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। सहरिया जनजाति ललितपुर में, बुक्सा या भोक्सा बिजनौर में और अगरिया व बैगा सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो MCQ1 कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? उत्तर थारू। और MCQ2 सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर है ललितपुर। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। भारतीय संविधान महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। इसे तो मैं कहूंगा पंचायत और अनुच्छेद 40 को एकदम एक साथ रट लेना चाहिए। सही बात है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। और अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिससे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो MCQ1 ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 40। और MCQ2 संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? उत्तर है भाग 3। ये सभी अनुच्छेद परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी प्रशासनिक ढांचा। हाँ, यूपी में विधानसभा सीटें 403 हैं, 18 मंडल और 75 जिले हैं। और लोकसभा सीटें 80 है ना, जो भारत में सर्वाधिक हैं। बिल्कुल। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये जो 403 और 80 नंबर गेम है, ये परीक्षा सेट करने वालों का एकदम फेवरेट सवाल है। तो MCQ1 उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर 80। और MCQ2 उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। जनगणना 2011। जी, यूपी की कुल साक्षरता दर 67.7% है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 912 है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। हाँ, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। यहाँ साक्षरता दर 67.7% और लिंगानुपात 912। इन सटीक आंकड़ों पर एकदम फोकस रखना चाहिए। MCQ1 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर गौतम बुद्ध नगर। और MCQ2
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? उत्तर है 912। ये आंकड़े परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। भौतिक व रसायन विज्ञान। रमन इफेक्ट की खोज 1928 में सीवी रमन ने की थी। सिरका यानी विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बिल्कुल। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, लोग अक्सर प्रकाश वर्ष को समय समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष में दूरी का मात्रक है। तो MCQ 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? उत्तर दूरी। और MCQ 2 सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर है एसिटिक एसिड। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान। हाँ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसे CDRI कहते हैं, वो लखनऊ में है। सही। और राष्ट्रीय शर्करा यानी चीनी संस्थान कानपुर में है। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न है। दाल यानी दलहन और चीनी यानी शर्करा, दोनों के संस्थान कानपुर में ही हैं। तो MCQ 1 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर कानपुर। और MCQ 2 CDRI कहाँ स्थित है? उत्तर है लखनऊ। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अंतिम स्लाइड देखते हैं। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। बिल्कुल। और HTTPS में S का अर्थ सिक्योर होता है। ये जो HTTPS में S है यानी सिक्योर, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपनी साइबर सुरक्षा के लिए भी याद रखना चाहिए। तो MCQ 1 कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन हैं? उत्तर जयशंकर प्रसाद। और MCQ 2 कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? उत्तर है CPU। ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमने इस सेशन में सारे महत्वपूर्ण तथ्य कवर कर लिए, और जो 40 MCQ हमने बताए हैं वो सीधे परीक्षा में अंक दिला सकते हैं, एकदम कट टू कट। बिल्कुल। और चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने उत्तर प्रदेश का विस्तृत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ढांचा देखा, प्राचीन जुते हुए खेतों से लेकर आधुनिक यमुना एक्सप्रेसवे तक। जी। पर असली सवाल यह है कि जब कोई उम्मीदवार चयनित होकर इन 75 जिलों में से किसी एक में प्रशासन का हिस्सा बनेगा, तो क्या वो किताबों में रटे गए वहाँ के स्थानीय ODOP उद्योग या जनजातीय संस्कृति को जमीनी हकीकत से जोड़ पाएगा? बहुत गहरी बात है। क्योंकि असली प्रशासनिक समझ केवल तथ्यों को रटने से नहीं, बल्कि उन्हें व्यवहार में समझने से आती है। एकदम सही बात कही। प्रशासन केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, लोगों को समझने की कला है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।